नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और अमेरिका के संविधान के विशेष संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभिप्राय है सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की शक्तियां है वो अलग अलग होनी चाहिए ताकि एक अंग दूसरे अंग के कार्यों के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करे और शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक विद्वान है वह है फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने 1748 के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के अवलोकन के आधार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पीछे जो मॉन्टेस्क्यू का मुख्य उद्देश्य था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करना। मॉन्टेस्क्यू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करने हेतु शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जब शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन किया तो वो किस शासन व्यवस्था से प्रभावित हुआ? वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित हुआ। लेकिन ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण का कोई उल्लेख नहीं है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के संदर्भ में लागू नहीं होता है। मॉन्टेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने वाला दुनिया का जो पहला देश था वह था अमेरिका। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ग्रहण किया गया। 1787 के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया जिसका नाम था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। इस फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो सदस्य थे, अमेरिका की संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। हालांकि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण शब्दावली का स्पष्ट रूप से कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और न ही अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण शब्दावली की कोई परिभाषा दी गई है। लेकिन अगर हम अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद को देखें तो इन प्रथम 3 अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का परिचय है वो देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत व्यवस्थापन संबंधी जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस को दी गई है। यानी कानून निर्माण करने की जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंतर्गत निहित होगी। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। आर्टिकल 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि न्याय संबंधी शक्तियां यानी कानूनों की व्याख्या करने की जो शक्तियां हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत निहित होगी। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत कानून निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को दी गई है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्तियां यानी कानूनों को लागू करने की जो शक्तियां हैं वह किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो न्याय संबंधी शक्तियां हैं वो न्यायपालिका को दी गई है। तो अगर हम अमेरिकी संविधान के ये 3 आर्टिकल देखें, आर्टिकल 1, 2 और 3, तो हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो मूल भावना है उसका परिचय है वो इन 3 आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। 1880 के अंतर्गत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वाद किलबॉर्न बनाम थॉमसन वाद के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिकी संवैधानिक विधि का मुख्य लक्षण माना। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किलबॉर्न बनाम थॉमसन वाद के अंतर्गत यह कहा कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी संविधान का मुख्य लक्षण है। अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत न केवल सैद्धांतिक तौर पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है
बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को देखा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत जो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे अगर हम कांग्रेस को देखें तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट इसके 2 सदन हैं और कांग्रेस के इन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। अगर हम कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? वहां पर कार्यपालिका के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उसके सचिव यानी मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। यह निर्वाचक मंडल है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह फिर निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? पहले जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करती है और वो निर्वाचक जो मंडल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर निर्वाचन करता है। अगर हम न्यायपालिका को देखें तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सीनेट का उस पर समर्थन हासिल होना चाहिए। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह सीनेट के अनुसमर्थन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगर हम इन तीनों अंगों का कार्यकाल देखें तो इन तीनों अंगों का जो कार्यकाल है वह भी अलग अलग कार्यकाल है और उनका निश्चित कार्यकाल है। जैसे हम अगर कांग्रेस का उदाहरण लें तो कांग्रेस का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दूसरा सदन अगर हम देखें सीनेट, तो सीनेट का जो कार्यकाल है, सीनेट एक स्थायी सदन है वहां पर, और सीनेट के जो सदस्य है उनका कार्यकाल है वो 6 साल का कार्यकाल होता है। दूसरी तरफ अगर हम कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के अंतर्गत 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 साल का कार्यकाल होता है। और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आजीवन समय के लिए होती है। हालांकि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कोई भी न्यायाधीश है वो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है। तीसरी बात, अमेरिका का कोई भी नागरिक एक समय के अंतर्गत सरकार के 3 अंगों का या 2 अंगों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यानी एक समय के अंतर्गत अमेरिका का कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता और न ही 2 अंगों का एक साथ सदस्य हो सकता है। एक समय के अंतर्गत अमेरिका का कोई नागरिक सरकार के एक अंग की ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो हम व्यवहारिक तौर पर भी अगर देखें अमेरिका के अंतर्गत तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है।